हाय गाइस। कानूनी सलाहकार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसी भी केस के दिल के बारे में। इसका मतलब दिल का मतलब हुआ क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रति परीक्षा इसको हिंदी में कहते हैं और उर्दू में जिरह कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जिरह कैसे की जाए और किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जिरह है क्या। तो जिरह जब होती है, जब कोई मुकदमा होता है, उसमें अभियोजन पक्ष के द्वारा या सरकारी वकील के द्वारा उसकी एग्जामिनेशन इन चीफ या गवाही ले ली जाती है। उसके समाप्त होने के बाद उस गवाह से बचाव पक्ष का वकील उस गवाह से जिरह करता है या प्रति परीक्षा या एग्जाम क्रॉस एग्जामिनेशन करता है और वह वो बातें पूछता है जिससे संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाए उस घटना के क्रम में, या वह उसका झूठ पकड़ा जाए। उसको हम कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। आइए देखते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और हम कैसे अपना क्रॉस एग्जामिनेशन को बहुत अच्छा और सुदृढ़ बना सके, जिससे कि अगर झूठा केस है तो वह कहीं पर खड़ा ना हो सके। तो पहले तो हम ये अंतर समझेंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन इन चीफ में क्या अंतर होता है। तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि अभियोजन पक्ष के वकील या सरकारी वकील के द्वारा अपने वादी और उसके गवाहों से किए गए सवाल और जवाब को एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं, जबकि जिरह या क्रॉस एग्जामिनेशन वह है जब बचाव पक्ष का वकील वादी और उसके साक्षी से जिरह करते हैं और उनसे सवाल जवाब करते हैं, तो उसे क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। एग्जामिनेशन इन चीफ में वादी और साक्षी को अपनी पूरी बात बोलते रहने देना चाहिए। अगर आप कभी वादी की तरफ से वकील हैं तो उसको खुल के बोलने का मौका दें, रोके और टोके नहीं, और उससे कौन कब क्या कैसे कहाँ किधर वर्णन करना, व्याख्यान करना, पूरी स्टोरी बताने का मौका दें, जिससे कि वो सारी बातें खुल के आ सके जो उस घटना में हुई। इसके उलट जब जिरह करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन, तो हमेशा छोटे शब्दों को, सिंपल शब्दों में सवाल को पूछे। कभी भी उसको खुल के कहानी बोलने का मौका ना दे। कभी खुले हुए सवाल ना पूछे जिसमें कौन कब क्या कैसे कहाँ किधर का वर्णन आता हो, क्योंकि वह उसमें अपनी सारी चीजों को बता देगा और जिससे कि आपका क्रॉस खराब हो जाएगा और आपका जो मुवक्किल है वो फंस जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अपने आप को सिंपल छोटे सवालों के साथ सिंपल भाषा में बोले और कम बोलने दें गवाह को। आइए आगे बढ़ते हैं कि हमें कैसे तैयारी करनी है एक अच्छे क्रॉस एग्जामिनेशन की और किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने बताया कि जिरह से पहले आपको तैयारी करनी है, तो आपकी अपनी रणनीति होनी चाहिए कि किसी पर्टिकुलर केस में कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले आपको अपनी रणनीति बनानी होगी गवाहों के द्वारा कही गई सभी बातों के रास्ते बंद करने में। जो केस होता है उसमें एफआईआर दर्ज होती है, या 125 का या कोई सिविल केस होता है तो वादी अपना वाद पत्र जमा करता है, जिसमें उसके पॉइंट वाइज सारे पॉइंट्स होते हैं कि क्यों उसने वाद दायर किया है। उसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। सीआरपीसी 161 और सीआरपीसी 164 के बयानों के ध्यान से देना चाहिए। एफिडेविट या शपथ पत्र दिया गया है उनको ध्यान से देना चाहिए। साथ में कोर्ट में एग्जामिनेशन इन चीफ में कही गई बातों को देखना और समझना पड़ेगा। इन सबको एक टेबल बना लें, एक तरफ लिख लें सीआरपीसी 161, इसके बाद सीआरपीसी 164 के बयान, एफिडेविट के बयान, इसके बाद फिर एग्जामिनेशन इन चीफ के बयान। तो आप देखोगे कि आपको ढेर सारे अंतर उसमें आ जाएंगे उस टेबल में, कि घटना के बारे में कहीं पर जो समय बताया है वह कुछ और है, 161 में कुछ और बताया है, एफिडेविट में कुछ और किसी घटना या समय को दूसरा बताया है। इस तरीके से आपको ढेर सारे टेबल बनाने से अंतर मिल जाएंगे। उन अंतर को आपको साथ में लेकर के आगे बढ़ना है और बचाव पक्ष का काम है कि किसी भी घटना को संदेह पैदा करना या यह दिखाना कि यह घटना नहीं हुई है और उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है। तो इस तरीके से आप आसानी से उनके दिए गए बयानों और गवाही में अंतर पैदा करके ये दिखा करके आप आसानी से अपने मुवक्किल को बचा सकते हैं। अभियोजन पक्ष का वकील या सरकारी वकील
केस टू केस सभी अपनी तैयारी करते हैं। अगर उसने एग्जामिनेशन चीफ लिया है और आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिलेगा तो वो उसको पूरी तैयारी करा कर के लाएंगे। तो आपको अपनी तैयारी करके लानी है कि सामने की पार्टी ने वकील किसको किया है, उसकी खूबियां क्या है, उसमें कमियां क्या है, वो कैसी तैयारी करा सकता है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसका अगला बिंदु आता है कि अगर किसी बिंदु से आपने कुछ नहीं पूछा और आपके पास उसका खंडन सबूत नहीं है, तब न्यायालय उस बात को सत्य मान लेगा, क्योंकि बोथ द पार्टी एक पर्टिकुलर चीज जिसके बारे में कुछ पूछा नहीं गया, इसका मतलब माना जाता है सहमत है। अतः वह चूंकि सहमत है और कुछ नहीं पूछा गया तो वो सत्य हो जाएगी। इसलिए कभी भी किसी पॉइंट को छोड़े मत। अगर आप छोड़ देंगे या छूट जाएगा तो आपके मुवक्किल को उसमें नुकसान उठाना पड़ेगा और उससे सजा भी हो सकती है। और साथ में जब आप जिरह की तैयारी कर रहे हो तो जिरह से आपको क्या क्या निकालना है, उसके उद्देश्य को टॉपिक्स में कुछ 4 या 5 पॉइंट मेन तैयार करने की हमें ये कम से कम निकाल के लाना है आज की जिरह में। तो ये एक तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी। उनके बयानों को समझना पड़ेगा, उनके बयानों के अंतर को निकालना पड़ेगा, जिससे आसानी से आप उनके सामने बोल सके कि आपने इसमें ये कहा है, 161 के बयान में, शपथ पत्र में ये कहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन में ये कहा है। अतः तीनों में से सही क्या है, डेट तीनों में अलग अलग बताते हैं, समय अलग अलग बताते हैं, तो आप पूछ सकते हैं क्या है। अगर वो बोलता है या बोलती है कि नहीं इतने बजे की ये घटना है, तो बाकी 2 समय अलग अलग हैं, तो ऐसा क्यों, या उस जगह पे जिस जगह घटना बता रहे हैं उस जगह ना होकर कहीं और बताते हैं। तो इस तरीके से आपको संदेह की स्थिति पैदा करनी है। अब अपनी रणनीति को समूहबद्ध करने के लड़े आप हमेशा पहले से क्वेश्चन सारे तैयार कर लें। क्वेश्चंस को तैयार करने के बाद प्रश्नों के समूह बना लें, एक एक ऑब्जेक्टिव का। जैसे मैंने पहले बोला कि कुछ ऑब्जेक्टिव बना लें आप कि हमें ये चीजें तो तोड़नी ही है। तो उसमें से पहला है, मान लीजिए जैसे 125 का मुकदमा है, लड़की ने बोला है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो एक चीज लेके चलेंगे कि इसकी पढ़ाई कितनी है, इसको आज तोड़ना है। वो बोलती कभी मैंने नौकरी नहीं की है, मैं समर्थ नहीं हूँ, उसने पहले जो नौकरी कभी कर रखी हो, उसके सबूत हो या चीजें हो, उसको तोड़ना है। तो उस तरीके से आपको समूह बना लेना है कि एजुकेशन एक पहला पार्ट है, उसकी पढ़ाई लिखाई। दूसरा पार्ट उसका जो है उसकी नौकरी है। तीसरा पार्ट है उसके बैंक अकाउंट में पैसे कितने हैं, अगर वो जॉब करती है तो प्रोविडेंट फंड में कितना है। इस तरीके से आपको चीजों को लेके चलना है, उनको एक समूह बना के चलना है और एक एक समूह को एक एक करके पूछना है। हर एक समूह के सवालों को समूहबद्ध करें और अपने वकीलों के ग्रुप के साथ भी बैठ करके डिस्कस करें कि ये हमारे पास एविडेंस है, ये सवाल है, कोई सवाल कमजोर तो नहीं है, जिसका फायदा सामने वाला उठा ले, उसका जवाब तैयार करके लाया हो, तो अपनी टीम के साथ उसको डिस्कस करें। और सवालों का क्रम गवाहों के हिसाब से बदलता रहेगा। मान लीजिए कभी आप सवाल पूछने गए, वो दिन उसका है और उसने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, आप जो सवाल पूछ रहे हो और वो तोड़ता या तोड़ती जा रही है, तो आपको क्या करना है, आपको क्रम बदल देने हैं। कभी भी फिक्स में मत जाएं, सवालों का क्रम गवाहों के हिसाब से बदलते रहें, उनके गवाहों के हिसाब से पहले तैयारी कर लें। अब आता है जिरह के सवालों का स्तर क्या होगा। तो सच्चाई का परीक्षण करें। मान लीजिए जैसे एक सीआरपीसी 125 का मुकदमा है और उसने अपनी पढ़ाई लिखाई को छिपा रखा है, तो यहाँ आप सच्चाई का परीक्षण उसका कर सकते हैं कि आपने कितनी पढ़ाई की है, आप किस किस स्कूल में पढ़ी हैं, ये सारे के सारे इस तरीके। कुछ बुद्धिमत्ता के रहेंगे, जहाँ इंटेलिजेंसी उनकी चेक करोगे आप। कुछ स्मृति आधारित होंगे कि घटना 2-3 साल पुरानी बताए हैं, तो वहां पे उसको कंफ्यूज होना करना आसान होगा कि दिन था, शाम थी, रात थी, कितने बज रहे थे, आसपास भीड़ थी कि नहीं थी। इस तरीके से गवाहों के दिलचस्पी वाले सवालों में उठाएं। वह गवाह जो है उसको दिलचस्पी होगी किसी चीज में कि वो अपनी चीजों को बताने के लिए छटपटा रहा होगा, तो थोड़ा बहुत दिलचस्पी उसको उसके सवालों पे ले जाए और उसको वहीं फंसा ले उसके सवालों में। इस तरीके से आपको अपने सवालों की रणनीति बनाकर के लड़ना होगा। सबसे पहले कभी भी लचर और ढीले रवैये के साथ कोर्ट रूम में जाएं। आप जाएं और जाते ही जितना हो सके शब्दों का प्रयोग, उसके प्रयोग गवाह के बयानों के हिसाब से क्या है कि चलिए अच्छा बताइए, आपने जो है एफिडेविट में ये बोला है, उसी से उसके सवालों को उठाएं जो उसने पहले से लिख के रखे हैं।
जिससे उसको तोड़ना आसान हो जाएगा। प्रत्येक एग्जामिनेशन चीट में जो भी उसने उदाहरण दिए हैं उसी को कोट करते, रेफरेंस लेते हुए सवाल पूछे। कोशिश करें कि गवाह केवल हाँ और ना में जवाब दें, कहानी कहने का मौका ना दें, क्योंकि अगर उसको कहानी कहने का मौका देंगे तो वो तो सब कुछ बोल जाएगा। और क्रॉस का मतलब है कि आपको उसको पकड़ के रोकना है, बांधना है, और उसको कोशिश करनी है कि वो जो है झूठ बोला है वो सच सामने आए। प्रश्नों के रूप में भिन्नता रखें, जिससे गवाह का कहानी के हिसाब से जवाब न बना पाए। सवाल वही पूछें जिसका जवाब आप पहले से जानते हो। आप यहाँ फिश पकड़ने नहीं जा रहे हैं समुद्र में कि आप बैठे रहें और फिश आएगी जब तो आप पकड़ लेंगे। यहाँ लोगों की जिंदगियों का सवाल है, यहाँ जिंदगियां लोगों की लगी हुई हैं, इसलिए सवाल पूछे जो जा रहे हैं उनके जवाब आपको पता होना चाहिए। कि अगर हम पूछ रहे हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, तो हमें पता होना चाहिए उस लड़की की पढ़ाई लिखाई एमबीए है या डॉक्टर एमबीबीएस है, ना कि हमें पता ही नहीं, हम पूछे और वो बोलती मैं अनपढ़ हूँ, तो उसका तो काम वहां हो गया। तो आप वही सवाल पूछे जिसका जवाब आपको पहले से पता हो, क्योंकि अगर वो झूठ बोलेगी तो आपके पास उसके सबूत होंगे, आप वहीं पर उसको पकड़ सकते हैं। शुरुआत अपनी ताकत के साथ करें। कोई भी मुकदमा होता है उसके कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट्स होते हैं। हमेशा अपने पॉजिटिव चीजों को लेकर के चलें और पॉजिटिव क्वेश्चंस पहले शुरू करें। शुरुआत में अपने सबसे ज्यादा मजबूत सवालों से करें, जिससे जवाब के सबूत आपके पास हो। उससे क्या होगा, सामने वाला थोड़ा डरा रहेगा, सहमा रहेगा, कंफर्ट लेवल उसके अंदर नहीं आएगा, तो सच बताएगा। अगर वो झूठ बताता तो आपके पास सबूत तो है ही। एक सवाल और एक जवाब के बीच में अपनी सहूलियत के हिसाब से विराम दें, पॉज ले, थोड़ा रुक के हो जाए। कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, एक डेट में तो गवाही खत्म नहीं होती, तो आराम से आप उसको चेक करते रहें, उसके लेवल को चेक करते रहें। विभिन्न दस्तावेजों को दिखाकर सवाल करें और उसको मुकदमे की फाइल में लगवाते रहें। मान लीजिए मैंने पूछा कि आपकी एजुकेशन क्या है, उसने बोला मेरी एजुकेशन 12th पास है, मेरे पास उसके ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो तुरंत मैं कहूँगा माननीय न्यायालय ये डॉक्यूमेंट्स उनके ग्रेजुएशन के हैं जो मुझे आरटीआई से मिले हैं, कृपया इसको फाइल में लगाने कृपा करें। और माननीय न्यायालय उसको अपनी फाइल में लगा लेगा। लेकिन कभी भी गवाह को आरामदायक स्थिति में न पहुंचने दें, क्योंकि अगर कंफर्ट जोन पा जाता है तो वो आपके दिमाग से खेलने लगेगा और फिर वो मैनिपुलेट करके आपको फंसा ले जाएगा। तो उसको हमेशा ऐसी सवाल पूछे, ऐसी स्थिति में रखे कि वो डरा सा रहे और जो सच्चाई आप उसको निकालने में सक्षम रहे। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 सवाल हैं, जिनमें से 6 के सवालों के सबूत हैं, आपके पास जवाब है, 4 के नहीं है, तो उनको ऐसे मिक्स करें उन 10 सवालों के साथ कि 4 सही सवाल जिसके सबूत हैं आपके पास, वो मजबूर करें उसको सच बोलने पे। बीच में आप कुछ क्वेश्चन वो डाल दें जिनके सबूत नहीं है आपके पास, लेकिन सच है, आप जानते हैं कि ये सच है, तो वो उसको लगेगा कि हर बार ये कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट या उसके बाद सबूत है, तो वो बाकी चीजों को भी सच बताएगा, जिससे कि आपको आसानी रहेगी केस जीतने में। गवाहों के जवाबों को सुने और अनुसरण करें। जब आप क्रॉस लेते हैं तो साथ में ध्यान रखें कि सामने जो गवाह है वो आपके सवालों को सुन के सही जवाब दे रहा है। आप भी ध्यान रखें कि कई बार जब सवाल का जवाब मिलता है उसी में बहुत कुछ होता है और उसी से आप और निकालने लगते हैं। मान लीजिए हमने पूछा कि क्या आपने कभी कोई नौकरी कर रखी है, तो उसने बताया हाँ मैंने जो है 4 जगह पहले नौकरी कर रखी है। अब मेरे अगले सवाल में तो ये था नहीं, मुझे तो लगा ये मना कर देगी, तो अगला सवाल मेरा होना चाहिए, अच्छा नौकरी की है तो आपकी सैलरी किस किस कंपनी में कितनी कितनी थी, आप कितना पैसा महीने का उठाते थे। तो वो बताएगी कि मैं पहली कंपनी में इतना, दूसरी कंपनी में इतना, तीसरी कंपनी में इतना, चौथी कंपनी में इतना। साथ में उससे पूछ सकते हैं कि विभिन्न कंपनियों में आपके पोजीशन क्या थी, पोस्टिंग की, जॉब की पोजीशन क्या थी, तो वो बताएगी आपको कि इस कंपनी में मेरी ये पोजीशन थी, सेकेंड वन में ये थी, थर्ड वन में ये थी, फोर्थ वन में ये थी। तो ये क्वेश्चन आपको उसके जवाब से निकल के आएंगे और वहीं पर आपको टप करते हैं। तो अपने आप को बिल्कुल सतर्क रखना है, सवालों से मिले जवाबों से ही सवाल तैयार करने हैं जो आपको हर कदम में मदद करेंगे। कभी ऐसे सवाल न पूछें जिसका जवाब आपको नहीं पता है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका केस खराब हो जाएगा। हर कदम कुशलता से करें, किसी हड़बड़ी में करने की जरूरत नहीं है। मुकदमा में क्रॉस एग्जामिनेशन
इकाई डेट्स मिलेंगे। आप अपने प्लान से आए, 30 या 40 या 50 सवाल अगर प्लान करके आए तो सिर्फ वही पूछें। ओवर स्मार्ट बनने से आपके केस को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, कहां पर गवाह को रोके? जहां पर गवाह अंगेबाज हो, मतलब आप सवाल पूछते हैं, जवाब कुछ और देता है वो, तो गवाह से उस समय कहें कि आपसे जो सवाल पूछा गया है उसी का जवाब दें, स्टोरी ना बताएं मुझे। गवाह को बोले सरल भाषा में शांति के साथ बताएं। साक्षी पर अपने नियंत्रण को बनाए रखें, उसके प्रगतिशील चेतावनी का उपयोग करें। अगर वह इधर उधर कुछ करता है या चुप हो जाता है, जवाब नहीं देता है कुछ देर तक, तो आप बोलें कि मेरे सवाल ये है, इसका कृपया जवाब देने की चेष्टा करें। अगर वह नहीं देता तो आप माननीय न्यायालय से बोल सकते हो कि माननीय न्यायालय, मैंने ये सवाल किया, ये जवाब नहीं दे रही हैं, तो कृपया करके आप इनसे बोले कि ये जवाब दे। इसके बाद हमेशा पेशेवर और विनम्र बने रहें। किसी तरीके से आवेश में आने की जरूरत नहीं है। जितना आप शांत रहेंगे उतना तेज दिमाग आपका चलेगा, और जितना तेज दिमाग चलेगा आपके केस के लिए उतना अच्छा है। तो गवाही जो लें वो धीरे धीरे लें। एक गवाह में 2-3 दिनांकों तक गवाही लें, जिससे कि क्या होगा, पहली बार में मान लीजिए आपने 30 या 40 सवाल पूछे, दूसरी डेट आपकी मिली उसमें 100-150 सवाल हो जाए, तो तीसरा और आखिरी अगर मान लीजिए 3 बार में क्रॉस खत्म करना है, तो तीसरी बार में आप पहली बार में मिले हुए जवाब, दूसरी बार में मिले हुए जवाबों को मिक्स करके जो कंक्लूजन निकल रहा है उसको तीसरे में पूछ करके पूरी तरीके से केस को फिनिश कर सकते हैं आप। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। इसके बाद आता है कि शुरू में जैसे मैंने बोला कि आपके पास कुछ सबूत हो, जैसे सीआरपीसी 125 की बात करें तो उसकी एजुकेशन, उसकी जॉब, तो इस तरीके की अगर आपकी चीजें हैं तो कहाँ से आएंगी, ये तैयारी करना बहुत जरूरी है। तो किसी की भी पढ़ाई लिखाई, नौकरी इत्यादि के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का आरटीआई का प्रयोग करें। अगर आपको पता है कि जो लड़की है जिसने 125 का मुकदमा किया है उसने 2006 में ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप जहां जिस यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन कर रखा है वहां पर उस स्कूल या कॉलेज की पास होने वाले की सभी की लिस्ट मांग ले जिसमें उसका भी नाम होगा। इसी तरीके से मान लीजिए कोई टीचर है, शैक्षिक कार्य करती है या कुछ और जॉब करती है, तो वहाँ के कॉलेज में या उस यूनिवर्सिटी में आप वहाँ आरटीआई लगाए, जन सूचना का अधिकार से प्रार्थना पत्र दे, वहां से वो आपको लिस्ट में उसका नाम मिल जाएगा। इसी तरीके से पुलिस की केस डायरी कोर्ट से तो मिलती ही है, साथ में उसकी जर्नल डायरी को भी लेने की कोशिश करें आरटीआई से, क्योंकि उसमें बहुत सी विसंगतियां मिलती हैं। पुलिस एक कुर्सी में बैठ करके सिर्फ अपनी विवेचना करती है, लिखती बहुत कुछ है कि आज हम यहाँ गए, आज हम वहां गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए जर्नल डायरी को जरूर लें, जर्नल डायरी और केस डायरी में मिलान करें, आपको बहुत से अंतर मिल जाएंगे जो आपके केस के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। इसके साथ में मान लीजिए किसी क्रिमिनल केस 498 में लड़की बोलती है कि मेरे को खाना पीना नहीं देते थे, कमरे में बंद करके रखे रहते थे, या अभी मैं कुछ कमा नहीं रही हूँ, तो अगर उस लड़की का बैंक अकाउंट नंबर आपके पास है तो आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन सीआरपीसी 91 की दें। तो बैंक खाता की मान लीजिए 2013 से लेकर 2017 तक के बीच के बैंक खाते की लेन देन की पूरी लिस्ट आप मांगे, तो उसमें आ जाएगा कि वो कैसे टाइम टू टाइम एटीएम से पैसे निकालती रही, कितना इन पैसा आया, कहाँ कहाँ से आया, कितना बाहर गया पैसा, उसके बैंक अकाउंट से निकले हैं, तो ये सारी डिटेल है। इससे ये पता चल जाएगा कि वो घर में बंद नहीं थी, वो टाइम टू टाइम ट्रांजेक्शन होते रहे हैं उसके साथ में, उसके बैंक अकाउंट में अभी कितने पैसे हैं, ये सारी चीजें आएंगी। तो 125 के केस में आपको बहुत आराम मिलेगा। साथ में 498 में अगर वो कहती 498 में कि मुझे कमरे में बंद रखे रहते थे, तो वो भी झूठा आप साबित कर सकते हो। इसके बाद भविष्य निधि म्यूचुअल फंड जो होते हैं या भविष्य निधि होती है, जब जॉब आप करते हैं तो ये सब चीजें साथ में रहती हैं, तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि लोग बोलते हैं मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, तो उस पर आप भविष्य निधि मंगा सकते हैं। आरटीआई से और कोई भी चीज आपको लगती है कोर्ट में जरूरी है, कहीं की कोई फाइल या कोई कागजात जो आपके केस में जरूरी है, तो सीआरपीसी 91 का एक एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर कोर्ट में दे, कोर्ट उस कागजात को, उस फाइल को मंगाएगी। उसके बाद मोबाइल कॉल डिटेल्स, मान लीजिए कोई घटना वो बताते हैं कि हम इस घटना में इस डेट को यहाँ पे ये लोग थे और आप नहीं थे, आप कहीं और थे, अपने मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स उस न्यायालय में एप्लीकेशन दें, या
अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही तो पुलिस को दे, इससे वो पुलिस ऑडिटेड रिकॉर्ड्स निकलवा लेगी जो आपके बहुत काम आएंगे। इसी के साथ कार्यालय कागजात जो आपके मुकदमे के लिए महत्वपूर्ण हो तो आप न्यायालय में CRPC 91 की, जैसा मैंने बताया, मान लीजिए आपके 498 के केस में ससुर ने बोल रखा है कि 25 लाख रुपए मैंने खर्चा किया, तो उसके जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको मंगाने के लिए आप CRPC 91 का प्रयोग करें। कोर्ट जो है CRPC 91 के तहत उसके इनकम टैक्स रिटर्न को मंगाएगी, तो जो उसका दावा है कि 20 से 25 लाख या जो भी अमाउंट उसने बोला उसने खर्चा किया, तो सच सामने आ जाएगा कि नहीं उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। इसके बाद अब डिस्कस करते हैं कि अब हम बात करेंगे कि कैसे जो कुछ पीछे हमने जिराए की है उन जिराए को कैसे यूज करेंगे अपने केस में फाइनल आर्गुमेंट करने के लिए। तो उसमें कुछ हमारे अच्छे अच्छे जजमेंट है जिनका हमें प्रयोग करना है। पहला है दलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। इसके तहत माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यदि कोई मुकदमा जो करता है वह अच्छी नीयत के साथ और न्याय को प्रदूषित करता है गलत मंशा से आकर के, गलत हाथों के साथ आकर के, तो उसे किसी तरीके से अंतरिम या अंतिम राहत किसी तरीके का कोई हकदार नहीं है। अतः इसको प्रयोग करेंगे क्योंकि हम बहुत से ढेर सारे झूठ निकाल के लाएंगे क्रॉस से, RTI से और CRPC 91 से। इसके बाद भी अगला जजमेंट है अयूब खान नूर खान पठान बनाम महाराष्ट्र राज्य, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि एफिडेविट को अगर के साथ कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, सिर्फ उसको एक कहानी दी गई है, तो उसको जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 के तहत उसको सबूत नहीं माना जा सकता। अतः अगर कोई पार्टी एफिडेविट दे रखी है तो आपको किसी तरीके से संकोच करने की जरूरत नहीं है। वह साक्ष्य है ही नहीं, क्योंकि वह सिर्फ एक कागज है जिसके साथ कोई साक्ष्य नहीं है, सबूत नहीं है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद भी अगला जजमेंट हम डिस्कस करते हैं SP चिगलेवार नायडू बनाम जगन्नाथ। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने बोला है कि अगर कोई व्यक्ति झूठ पर आधारित है उसे न्यायालय में जाने का कोई अधिकार नहीं है, उसे मुकदमेबाजी किसी भी स्तर पर खत्म कर देना चाहिए। अर्थात अगर हमारे क्रॉस में हमें बहुत कुछ ऐसा मिलता है या पूरी तरीके से हम केस को तोड़ ले जाते हैं, तो हम माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि माननीय न्यायालय इस मुकदमे को तुरंत के तुरंत खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई सत्यता नहीं है, इसमें कुछ बचा नहीं है, अतः इसको आगे ले जाना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। इसका एक जजमेंट मुझे याद आ रहा है जो साथ में मैं यहाँ बताना चाहूंगा, ये है प्ली ऑफ एलिबाई। इसका मतलब कि जो वादी ने मुकदमा किया है जिसके ऊपर कई बार होते हैं मुकदमे को पेशबंदी के तहत फंसाने के लिए भी किया जाता है, तो उसमें जो अभियुक्त होता है वो उस समय घटना स्थल पे होता ही नहीं, कहीं और पे है। घटना इलाहाबाद की दिखाई जाती है, वो होता मुंबई में, चेन्नई में या कोलकाता में है। तो अगर उसके पास कोई सबूत है, अगर वो सरकारी नौकरी करता है या उस समय ड्यूटी पे हो, या उसके मोबाइल की लोकेशन और उस दिन कोई मूवी या किसी तरीके से उसने कुछ एक्टिविटी कर रखी, कुछ फोटोज और वीडियो हो, तो अगर वह सबूत उसके पास है तो प्ली ऑफ एलिबाई मतलब घटना स्थल में उसकी अनुपस्थिति के आधार पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसका नाम है जमुनी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा और प्रेमनाथ एंड अदर्स स्टेट ऑफ हरियाणा, क्रिमिनल अपील नंबर है 603/2005। जजमेंट आया 12 मार्च 2014 को। इसमें साफ साफ माननीय उच्चतम न्यायालय ने बोला है कि अगर प्ली ऑफ एलिबाई है किसी की, तो प्रोसिक्यूशन के कहने ही भर से कुछ नहीं होगा, उस चीज को मानना पड़ेगा और उससे राहत तुरंत के तुरंत एक्यूज्ड को देनी पड़ेगी। एक कुछ जजमेंट है जो मैंने आपको बताए हैं जो प्रयोग में आएंगे। इसके बाद हम अब आगे आते हैं जजमेंट के साथ में भारतीय एविडेंस एक्ट को ही बात करेंगे कि एविडेंस एक्ट के तहत क्या क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अगर कोई कंफ्यूजन है हमें किसी तरीके का, तो हम किसी भी विशेषज्ञ को बुला सकते हैं। तो उसके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 के तहत हम किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ को बुला सकते हैं, उससे मत ले सकते हैं। मान लीजिए कोई एक मर्डर का केस है जिसमें बैलिस्टिक रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसके हथियार जो है वो पकड़े नहीं गए हैं या मिले नहीं है, और कोर्ट को फॉरेंसिक लैब के लिए भेजा गया है, वहां से जो रिपोर्ट आती है
और उससे पहले सिर्फ फोटोज वगैरह ही हैं। तो अगर कोई विशेषज्ञ एक फोटो देख करके ही केवल कहता है, तो जैसा कि पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि चिकित्सक इक्विपमेंट्स में कोई भी जो रिजल्ट आता है उसमें 10% की त्रुटियां मानी गई है। और बैलिस्टिक रिपोर्ट में अगर वो हथियार जो भी है वो पकड़ में नहीं आए हैं या मिले नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ उसके आधार पर नहीं कहा जा सकता कि कन्विक्शन नहीं हो सकता है किसी तरीके से। तो उस विशेषज्ञ को बुलाएं, उससे बात करें, व्यू लें, सिर्फ सरकारी ही नहीं प्राइवेट को भी बुला सकते हैं इसमें। साथ में अगला हम जो डिस्कस करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 47। इसके तहत हस्तलिखित मतलब राइटिंग में कई बार क्या होता है, केस डायरी में 4-4, 5-5 राइटिंग होती हैं। तो केस डायरी वो चीज है जिसको सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही लिख सकता है। लेकिन क्या होता है कि भ्रष्टाचार है, कोई भी लिखता है, कुछ भी करता है। तो इसके लिए हमें जो है इस धारा का 47 का प्रयोग करना है और एक्सपर्ट को बुला करके और इसकी राय लेकर के कि ये राइटिंग नहीं की है या किसी और की है, इसको कर सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे रीति रिवाज से। कई चीजें होती रीति रिवाज में आती है, तो शादी के कस्टम्स होते हैं। तो उसके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 48 आती है, जिसमें रीति रिवाज के लेके अस्तित्व को लेके राय दी जा सकती है विशेषज्ञ को बुला करके। तो इसके तहत बुला सकते हैं कि कई बार कस्टम्स होते हैं जो हमारे ट्रेडिशंस होते हैं उसको लेकर के कर सकते हैं। अगला हम डिस्कस करेंगे रिश्तों पर राय। ये भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 50 के तहत रिश्तों पर राय रखी जाती है कि कोई रिश्ता कैसा है, कैसे उसको चलाया जाता है, या कोई कंफ्यूजन है तो कोर्ट में ओपिनियन देने के लिए इसको किया जा सकता है। अगला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91। इसमें कहा है जब कभी किसी तथ्य पर कोई दस्तावेजी प्रमाण दे दिए जाते हैं तो फिर मौखिक साक्ष्य का महत्व समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई सिर्फ स्टोरी बता रहा है कि मेरे साथ ये हुआ, साहब मेरे साथ मारपीट की, इन लोगों ने मारपीट की, लेकिन उनमें से मान लीजिए कोई एक है जो वहाँ है ही नहीं और उसको भी झूठा फंसाया गया है, वो तो वहां से 500-600 किलोमीटर दूर है, और वो दस्तावेज दे देता है कि मैं ड्यूटी पे था, या सीसीटीवी फुटेज दे देता है, या उस दिन उसने ट्रेन बुक करके ट्रेन में था। तो अगर वो दस्तावेजी दे देता है तो उसके जो मौखिक साक्ष्य में कही गई बात है उसके द्वारा, वादी के द्वारा, वो झूठी हो जाएगी और उसका कोई महत्व तो नहीं रह जाता और समाप्त कर दिया जाएगा। अगला आता है जो कि धारा 73 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। इसके तहत है कि लोगों के हस्ताक्षर, लेखन, मुहर की तुलना में प्रवेश ये है कि नहीं है, इन सब चीजों के लिए एक एक्सपर्ट बुलाया जाएगा जो एक्सपर्ट इसमें राय अपनी देगा। साथ में वो ये भी बताएगा कि ये राइटिंग जो 2 सिग्नेचर्स हैं वो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ये जो मोहर लगी है वो सही है कि गलत है। तो ये सब चीजें आएंगी कि, और इसके बाद फिर इसी के साथ खत्म हो जाता है हमारा। तो आपको, मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो जिसमें मैंने बहुत गहराई के साथ आपके साथ डिस्कस किया है। अब इसको लाइक करें, शेयर करें, प्लीज कमेंट करें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आपके केस से रिलेटेड कोई दिक्कत है वो मेरे को बताएं, मैं आपको उसमें डिस्कस करके आपको बेस्ट जो आउटपुट होगा वो बताऊंगा कि कैसे क्या होगा। बाकी अगर आरटीआई के बारे में तो मेरा वीडियो बना हुआ है, सीआरपीसी 91 का वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा। और भी अगर कुछ आपको वीडियो किसी टॉपिक से चाहिए तो कृपया मेरे को कमेंट करें, इसको देख करके मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो अच्छी तरीके से बनाकर आपके भेजूंगा। चलिए, धन्यवाद।